दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूनिट 5 की कविता नागार्जुन की। देखिए यूनिट 5 बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। इससे ही अब के जो पेपर हुआ था 18 जून को 16 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे यूनिट 5 से। तो इन्हीं कविताओं से है, तो इस वजह से हम इन कविताओं का अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारे 15-16 क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नागा अर्जुन। नागा अर्जुन का समय है, जन्म समय है 1911 से 1998 98। ये कविता है इसी में, और काव्य संग्रह कालिदास कविता नागार्जुन की है। और किस काव्य संग्रह में संकलित है? सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में। बादल को गिरते देखा 1938 युग धारा काव्य संग्रह में संकलित है 1953। मनुष्य हूँ युग धारा 1953 काव्य संग्रह में संकलित है। अकाल और उसके बाद 1952 सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। और सतरंगे पंखों वाली का समय काल है 1959। खुरदरे पैर 1961 ईस्वी में। सतरंगे पंखों वाली 1959। शासन की बंदूक 1966। क्या कालिदास की जो है कालिदास कविता उसकी भूमिका। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में संग्रह में संकलित इस संग्रह की अन्य महत्वपूर्ण कविताओं में अकाल और उसके बाद तथा सिंदूर तिलकित भाल प्रमुख है। नागार्जुन द्वारा रचित यह कविता बहुचर्चित और भाव प्रधान है। विषय वस्तु। इस कविता में कालिदास की 3 कृतियां में वर्णित कथाओं का चित्रण है। कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य से राजकुमारी इंदुमती व राजा अज की कहानी तथा इंदुमती की मृत्यु होने पर अज का विलाप। दूसरी रचना कुमार संभव महाकाव्य से शिव द्वारा कामदेव को भस्म किया जाना तथा कामदेव की पत्नी रति का विलाप। तीसरे खंड में मेघदूत खंड काव्य, इसमें यक्ष क्या कथा का वर्णन है। कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद यक्ष नामगिरी नामक पर्वत पर रहता था तथा वर्षा ऋतु में प्रेमिका की याद आने पर मेघ को दूत बनाकर संदेश भिजवाता है। और नागार्जुन इस कविता में यह लिखते हैं कि कवि कालिदास अपनी रचनाओं में स्वयं के भावावेग को पात्रों के माध्यम से व्यक्त कर का नागार्जुन की कविता कालिदास कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता में नागार्जुन ने कालिदास के अज्ञात प्रेम की अभिव्यक्ति की है। नागार्जुन जी का मानना है कि कालिदास ने अपनी रचनाओं मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि में प्रेम की जो मार्मिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, कहीं उनके अधूरे प्रेम की अभिव्यक्ति तो नहीं, क्योंकि कालिदास जी ने अपनी इन रचनाओं में प्रेम विरह प्रसंग में मार्मिकता का जो परिचय दिया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इसे स्वयं जिया हो। नागार्जुन जी कहते हैं कि वो कालिदास जैसा विरह का वर्णन अपनी रचना रघुवंश में किया, वैसा बहुत मार्मिक है। इंदुमती के मरने पर उसके शोक में महाराज अज की विरह वेदना के जो भाव कालिदास ने अभिव्यंजित किए हैं, वे बहुत मर्म स्पर्शी हैं। उसी तरह मेघदूतम में विरह से व्याकुल यक्ष द्वारा मेघों को अपना दूत बनाकर अपना जो संदेश अपनी प्रेमिका तक पहुंचाया, वह भी विरह व्याकुल की अतिशय वेदना का प्रतीक है। नागार्जुन जी कालिदास जी से पूछते कि हे कालिदास, जरा सच सच बतलाना कि विरह की ऐसी मर्म स्पर्शी वेदित अभिव्यक्ति कहीं तुम्हारे अज्ञात उस प्रेम की तो नहीं जो अधूरा रह गया हो। प्रस्तुत कविता कालिदास में नागार्जुन ने कालिदास के तीनों महान काव्य ग्रंथ कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूतम में व्यचित काव्य प्रयोजन की सहजाभिव्यक्ति दी है। नागार्जुन बाबा की कविता में प्रगतिवादी चेतना का सहज सौंदर्य प्रतिफलित और परिलक्षित होता है। नेक्स्ट है कालिदास कविता के पद की व्याख्या। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए। अब लेखक पूछ रहे हैं कि इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए, कालिदास सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई माँ ज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समीधा सम, तुमने ही तो द्रग धोए थे, कालिदास सच बतलाना।
रति रोई या तुम रोए थे, वर्षा ऋतु की स्नग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम कन घटा, विधुर यक्ष का मन अब उछटा। चित्रकूट के सुबह शिखर पर खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्प रावत मेघों को साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूरे पूर हो, थक थक कर हो चूर चूर हो। अमल धवरी धवलगिरी अमल धवलगिरी शिखरों पर प्रियर तुम कब सोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष क्या तुम रोए थे। तो ये पंक्तियां किससे ली गई हैं? मेघदूतम से। मेघदूतम अमल धवनी से। दूसरी जो है थक थक चोर, जो ये पंक्तियां हैं थक थक चोर जो वाली हैं, ये किससे ली गई थी? कुमार संभव से। कुमार संभव। पहली पंक्तियां ली गई हैं रघुवंशम पात्र से। किससे? रघुवंशम से। तो इसमें 5 शब्द आए, पहले इंदुमती, फिर अज, रति या यक्ष। यक्ष। और किस मास का इसमें वर्णन किया गया? प्रथम दिवस आषाढ़ माह का वर्णन किया। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोर्ट में। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत कविता कालिदास नागार्जुन की कालजयी रचना है। इस रचना में नागार्जुन ने कालिदास की प्रसिद्ध रघुवंशम मेघदूतम के 2 प्रमुख पात्रों का आधार बनाकर उसके भाव को प्रस्तुत किया है। नागार्जुन कहते हैं, हे कालिदास, तुम्हारे महाकाव्य रघुवंश वंश के पात्र अज ने जब इंदुमती राजकुमारी इंदुमती से प्रेम किया और नारद की वीणा से गिरे पुष्पों के आघात से इंदुमती की मृत्यु हो गई, तो उसके शोक में अज की विरह वेदना क्या तुम्हारी वेदना से बन गई है। अर्थात अज की विरह वेदना ने कहीं तुम्हारी कोई अधूरी कहानी को तो नहीं जागृत कर दिया था। अज का वो इंदुमती के प्रति निश्चल प्रेम और तुम्हारे प्रेम की स्मृति तो नहीं बन गया। नागार्जुन जी कहते हैं कि जब कामदेव ने शिवजी की महासमाधि को भंग करने का प्रयास किया था, तो तब शिवजी ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख से निकली प्रचंड अग्नि से कामदेव को उसी प्रकार भस्म कर डाला था, जिस प्रकार घी से यज्ञ की लकड़ी यज्ञाग्नि में भस्म हो जाती है। कामदेव की मृत्यु हो जाने पर रति ने कामदेव के शोक में जो आंसू बहाए थे, कहीं हे कालिदास वे तुम्हारे तो नहीं थे। कहने का तात्पर्य कि रति के उन विरहित आंसुओं ने कहीं तुम्हारे हृदय में दबी प्रेम की चिंगारियों को हवा तो नहीं दे दी थी। रति के आंसू कहीं तुम्हारे आंसू तो नहीं बन गए। नेक्स्ट है, कालिदास के अज्ञात प्रेम की ओर संकेत करते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि हे कालिदास, तुम्हारे काव्य मेघदूतम के प्रमुख पात्र अलकापुरी से निष्कासित यक्ष को जब अपनी प्रेमिका की याद आती है, तो वह अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने का निश्चय करता है। लेकिन चित्रकूट के शिखर पर एकांकी जीवन व्यतीत करते हुए उस यक्ष को कोई संदेशवाहक नहीं मिलता। वह वर्षा ऋतु में आषाढ़ के प्रथम दिन पर आकाश में उमड़ते घुमड़ते पुष्करावर्त मेघों का अपना दूत बनाकर अपनी प्रेमिका के पास भेजता है। अतः हे कालिदास, सच सच बतलाना, उन पुष्करावत मेघों का साथी बनकर उनके साथ यक्ष की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाकर तथा उसकी प्रेमिका तक पहुंचने में उन श्वेत पर्वतों को चोटियों में थक कर, हे प्रिय कालिदास, तुम कब तक सोए थे। नागार्जुन जी कहते हैं कि हे कालिदास, जरा सच बताओ कि अपनी प्रेमिका के विरह में रोने वाले यक्ष थे या तुम थे। अपनी प्रेमिका के विरह में रोने वाले यक्ष थे या तुम थे। अर्थात जिस प्रेम की विरह वेदना में यक्ष जला था, क्या तुम भी उस विरह वेदना को सहा था। नेक्स्ट कविता है, बादल को घिरते देखा।
कविता का सारांश है। कवि नागार्जुन का एक घुमक्कड़ स्वभाव के थे। कैसे स्वभाव के थे नागार्जुन? घुमक्कड़ स्वभाव के। वे अपने जीवन में अधिकांश यावर ही बने रहे और बहुत सी यात्राएं की। जीवन के प्रत्येक चित्र बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया। किसी यात्रा में वे हिमालय की दुर्गम चोटियों पर पहुंच गए और वहां की अनुभूति को ग्रहण करके उसे बादल को गिरते देखकर कविता के रूप में स्पष्ट कर दिया। उन्होंने प्रकृति की सूक्ष्म अनुभूतियों को इस कविता में अभिव्यक्त किया। वस्तुतः यह प्रसंग उन्होंने अपनी मानसरोवर यात्रा के दौरान लिखा। इसमें उन्होंने उस यात्रा की स्मृतियों को अपनी इस कविता में स्थान दिया। इसमें उन्होंने पहाड़ों की दुर्गम घाटियों में पहुंचने के बाद जो मनोरम दृश्य देखा उसका अतुलनीय वर्णन है करते हैं। उन्होंने वहाँ छोटी छोटी ओस की बूंदे के समान बादलों को देखा, अनेक स्वच्छ और कलकल बहते हुए नदी झरनों को देखा, उमस और गर्मी से परेशान होकर मानसरोवर में प्रवास करते हुए हंसों को देखा। उन्होंने देखा तथा उनकी प्रणय क्रीड़ा का आनंद लिया। सूर्योदय के पश्चात की सौंदर्यता का वर्णन है। पर्वत, पहाड़, झरनों की उस समय की शोभा का वर्णन आदि सूक्ष्म रूप से उल्लेखित है। उन्होंने चकवा चकवी जो रात को बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं, उस प्रणय मिलन को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने वहां कस्तूरी मृग को कस्तूरी की मधुर सुगंध के पीछे भागते देखा। कवि कहते उन्होंने मानसरोवर में आकर अलकापुरी और उसके राजा धनपति कुबेर को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु वे नहीं मिले, और उन बादलों को भी ढूंढने का प्रयास किया जो यक्ष के लिए दूत बनकर उनकी प्रेमिका के पास गए थे, परंतु वे नहीं मिले। नागार्जुन कहते हैं या तो वे बादल बरस गए होंगे या वे सभी घटनाएं अलकापुरी व दूत आदि बादल कवि की कपोल कल्पना भी हो सकते हैं, परंतु जो कुछ भी वहां नागार्जुन ने अनुभव किया वह अद्भुत था। इसलिए कवि ने बादल को घिरते देखा, कविता में उसका साक्षात वर्णन करने का प्रयत्न किया। यह था कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता में कवि ने वहां के सौंदर्य और निवासियों का भी वर्णन किया। यहाँ के लोग देवदार के वनों में भोज पत्रों से बनाकर अपनी कुटियाओं में रहते हैं और वहाँ के निवासी अपने श्रृंगार के लिए विभिन्न दिव्य सुगंध वाले फूलों का प्रयोग करते थे। नागार्जुन कहते हैं कि मैंने यहाँ मृग छाल पर पालथी मारकर बैठे योगियों को भी देखा और मदिरा के नशे में धुत अपनी कोमल उंगलियों को बंसी बजाते हुए किन्नर किन्नरियों को भी देखा है। बादल को गिरते देखा कविता के कुछ पद हैं। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा। कहाँ पर गिरते देखा? धवल के गिरी शिखरों पर, पहाड़ों पर। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को ज्ञान सरोवर में उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। बादल को गिरते देखा। व्याख्या इसकी। कवि कहता है कि बादलों के स्वरूप को उसने अपनी आंखों से निहारा। वह कहता है कि हिमालय की पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां पर स्वच्छ निर्मल श्वेत बर्फ के ऊपर गिरते हुए बादलों को उसने स्वयं देखा। ये बादल मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर छोटी छोटी ओस की बूंदों के समान जब वर्षा कर रहे थे, तब वहां उसने देखा कि ओस की छोटी छोटी बूंदें साक्षात मोतियों के समान चमक रही थी। मानसरोवर के सुंदर स्वर्ण कमल पुष्पों पर ये मोती के समान गिर रही थी। यह सुनहरे कमलों पर पड़ी हुई मोती जैसे छोटी छोटी ओस की बूंदें बादलों की ही देन है। नेक्स्ट पंक्ति है इसकी। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें उनके श्याम नील सलील में समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिसा तंतु खोजते। हंसों को तिरते देखा, बादल को गिरते देखा, झीलों को देखा और हंसों को उसमें तैरते हुए देखा। कवि कहता है कि हिमालय की पर्वत की श्रृंखलाओं में छोटी छोटी अनेक झीलों में स्वच्छ और निर्मल झीलों के जल पर हिमालय के ऊपर घिरे हुए काले बादलों के प्रतिबिंब पड़ने से झीलों का जल श्यामल और नीला दिखाई पड़ता है। इन झीलों के जल को पाकर विचरते हुए हंस कमल नाल के भीतर स्थित कोमल तंतुओं को खोजते हैं, जो उनको कड़वे मीठे दोनों ही प्रकार के लगते हैं। उन झीलों के बादलों से प्रतिबिंब सामने नील स्वच्छ जल में समतल मैदान में हंस वर्षा ऋतु की उमस भरी गर्मी से मुक्ति पाने के लिए आनंद पूर्वक तैरते हुए जाते हैं। इस अवसर पर बादल को गिर आते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है। बसंत ऋतु का सुप्रभात था, मन मंद था, अनिल बह रहा था, बालारुन की मधुर किरणें थी,
अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरही थे। अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी थी, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीर में सहवालों की हरी धरी पर प्रणय करले छिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। कवि कहता है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु आ जाती है और उसकी मंद मंद हवा, मस्त हवा सुनहली सी चलती है, और जिस प्रकार एक सांप के कारण चकवा चकवी रात में बिछड़ जाते हैं और सुबह होने पर वे क्या होते हैं, पुनः मिल जाते हैं, उनको भी क्रंदन कीड़ाए करते देखा। प्रस्तुत पंक्तियों में ऋतुओं में सबसे सर्वोत्तम ऋतु कौन सी है? बसंत ऋतु का वर्णन किया है, जो कि प्रकृति के सौंदर्य को अधिक सौंदर्यपूर्ण बना देती है। बसंत ऋतु की सुहानी सुबह थी, धीमी धीमी सुगंधित वायु चल रही थी, उदित होते सूर्य की सुनहरी किरणें बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर पड़ रही थी, जिसके कारण चोटियों का रंग सुनहरा लग रहा था। नागार्जुन कहते हैं कि मैंने उस समय उन चकवा चकवी को भी देखा जो किसी पूर्वकालीन साप के कारण रात्रि में मिल नहीं पाते और एक दूसरे से दूर रहने के लिए बाध्य होते हैं। एक दूसरे के वियोग में वे संपूर्ण रात्रि पर विलाप करते हैं, परंतु प्रातःकाल होते ही वे एक दूसरे से मिल जाते हैं। कभी यह मनुष्य के जीवन में आने वाले दुखों की ओर भी संकेत करता नजर आता है, क्योंकि जिस प्रकार चकवा चकवी के जीवन में विरह के बाद मिलन है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी सुख और दर्द के इर्द गिर्द घूमता है। संपूर्ण रात्रि एक दूसरे से बिछड़ने से उत्पन्न दुख व प्रलाप अब उनके मिलने से समाप्त हो गया। रात भर के वियोग अब मिलने से मानसरोवर में सहवाल की हंस विड़ावन रूपी काई में दोनों की प्रणय कलह अर्थात मान मनोबल शुरू हो गई है, जिसे कवि ने बादलों के घिरने के उपरांत स्वप्न देखा है। नेक्स्ट पंक्ति है, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलखनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर चले तरल तरुण कस्तूरी मृग माने हिरण को अपने पर चढ़ते देखा, बादल को घिरते देखा। तो इस पंक्ति में किसका प्रयोग किया? हिरण का। नागार्जुन कहते हैं कि हिमालय में पर्वत की बर्फ से ढकी दुर्गम घाटियां हैं, जहाँ व्यक्तियों का पहुंचना क्या है? कठिन है। वहाँ मैंने दुर्गम कठिनाइयों का ऊंची ऊंची हिमालय की खाड़ियों में हिरणों को दौड़ते और विचरण करते देखा है। यह इतना रमणीय चित्र है कि मुझे हिरण किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आते हैं। जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी का वास होने के पश्चात भी वह मृग उस कस्तूरी की तलाश की सुगंध में मोहित होकर उसे प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है, परंतु वह उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाता। अपनी उस सफलता के कारण मृग स्वयं ही खींचने लगता है, क्योंकि वह उस कस्तूरी तक नहीं पहुंच पाता। यह चित्र कवि के अविस्मरणीय बन पड़ता है। उसके साथ ही कवि ऐसी क्रीड़ा के साथ साथ बादलों का घिरना भी देखता है। कवि का यह तात्पर्य उन सभी लक्ष्यहीन मनुष्यों की ओर संकेत करता है जो सही निर्णय लेने में असमर्थ है, फिर असफल होने पर स्वयं ही खींच उठते हैं। हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर? कहाँ गया धनपति कुबेर? कहाँ गई उसकी वह अलका? नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रभावी गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या? मेघदूत का पता कहीं पर कौन बताए, वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो। वह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नव चुबो कैलाश पर्वत शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा। व्याख्या, कवि यह प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए दिखाई देता है। कवि हिमालय पर्वत की चोटियों पर बहुत घूमा, किंतु उसे न तो कहीं पौराणिक कथाओं में प्रचलित देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का पता चला और न ही उसकी नगरी अलका का। कवि कहता है, कालिदास के मेघदूत में वर्णित वह धनाढ़ कुबेर कहाँ गया? कहाँ गई उसकी वह अलका नगरी, जो कि धन वैभव भोग विलासी नगरी थी। कवि यहाँ प्रकृति के परिवर्तन के माध्यम से संसार की अस्थिरता को वर्णित करता है। कवि कहता है, उसने मेघ रूपी दूत को बहुत ढूंढा, फिर भी उसके दर्शन नहीं हुए। कहीं ऐसा तो नहीं भ्रमण करने वाला वह मेघ यक्ष तक संदेश भिजवाने में असमर्थ रहा हो।
और लज्जावश किसी भी पर्वत पर बरस पड़ा हो। इस प्रकार की जानकारी किसी को भी नहीं है। अर्थात कवि कहता है जाने तो यह कवि की कोरी कल्पना मात्र, ऐसा यथार्थ में दिखाई देता हो। कवि आगे कहता है मैंने तो इस गगनचुंबी कैलाश पर्वत के शिखर पर भयंकर सर्दी में भी विशाल आकार के बादलों को हवाओं के साथ गरज बरसते कर संघर्ष करते देखा है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं। सत सत निर्जन निर्जन कल मुखरित देवदारू कानन, यानी कि एक देवदार का वृक्ष है। सोनित देवदार वृक्ष का वर्णन है। सोनित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में क्वलय लटकाए। सतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में। पान पात द्रक्षा शव पूरित, रखे सामने अपने अपने। लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदांग बाल कस्तूरी। मृग छालों पर पालोथी मारे, मदिरा रुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों को, मृदुल मनोहर उंगलियों को मुंशी पर किसने देखा, बादल को घिरते देखा। व्याख्या है। कवि नागार्जुन कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर आकाश में बादल छा जाते हैं, जिससे किन्नर प्रदेश की शोभा में वृद्धि हो जाती है और सैकड़ों झरनों और सरिताओं के बहने से कलकल की कर्णप्रिय माधुर्य ध्वनि देवदार वृक्षों से सजे वन को गुंजायमान कर देती है। लाल श्वेत भोज पत्रों से बनी कुटियाओं में किन्नर और किन्नरियों के जोड़े इन वनों के बीच में विलास में क्रीड़ा करते हैं। उन्होंने अपने केसों को विभिन्न सुगंधित फूलों से सजाया हुआ है। उन्होंने अपने गले में शंख की आकृति वाली इंद्रनील मणि की माला धारण किए हुए है, जिससे उनकी विलासी प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने कानों में नील कमल के फूलों से बने आभूषण पहने हुए हैं। उनकी चोटियों में विभिन्न प्रकार के पुष्प गुथे हुए हैं। जिन पात्रों में वे शराब या मदिरा पान करते हैं वे चांदी के बने हैं और वे पात्र विभिन्न प्रकार की मणियों से भी जड़ित हैं, हीरे मोतियों से। उन्हीं पात्रों में मदिरा का सेवन भी करते हैं। वे जंगली जानवर कस्तूरी मृग की छाल को बैठने के लिए प्रयोग करते हैं। उन्हीं मृगों की छालों पर बैठकर वे मदिरा पान का आनंद ले रहे हैं। मदिरा सेवन करने पर उन सभी की आंखें लाल हो गई हैं। इसी उन्माद में वे सुम मधुर स्वरों में वंशी की तान को छेड़ने लगते हैं। कवि ने हिमालय क्षेत्र के वनों के किन्नर और किन्नरियों को मस्ती और जोश भरे हुए आकाश में बादलों को घिरते देखा है। नेक्स्ट पंक्ति है। अकाल और उसके बाद कविता के पद। ये उस समय की बात है जब अकाल पड़ जाता है तो उसके बाद की स्थिति कैसी हो जाती है, यहाँ पे इस पद में बताया गया है और इससे क्वेश्चन भी आया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो सबसे पहले इसमें किसका वर्णन किया गया है, चूल्हे का। यहाँ पे क्रम आया था अब की बार 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें क्रम पूछा गया था कि इन्हें क्रम बताना कि सबसे पहले कौन सा है। तो सबसे पहले चूल्हा, फिर दूसरे नंबर पे थी चक्की, तीसरे पे कुतिया, चूहे और कोए। तो ये इनका था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए अब के कुछ भी पूछ सकते हैं, पंक्तियाँ पूछ सकते हैं क्रम में कौन से उसकी पंक्तियाँ हैं ये कवि की, या कविता से कौन सी पंक्तियाँ ली गई हैं। व्याख्या। नागार्जुन की कविता अकाल में उसके बाद एक प्रसिद्ध लघु कविता है जिसमें उन्होंने अकाल के मार्मिक स्थिति और उसके बाद की खुशी का संश्लिष्ट वर्णन किया है। यहाँ भूख की स्थिति, उसके मिटने की भावी खुशी का अद्भुत चित्र प्रस्तुत किया गया है। नागार्जुन जी कहते हैं अकाल की स्थिति में बहुत दिनों तक चूल्हा खाली पड़ा रहा और अनाज पीसने की चक्की भी खाली रही। अर्थात चूल्हे पर कई दिनों तक खाना नहीं बना और चक्की ने अनाज नहीं पीसा। बाहर घूमने वाले कानी कुतिया भूख के कारण कई दिनों तक भूख से व्याकुल व्यक्तियों के पास आशा में पड़ी रही कि शायद उनके पास कुछ खाने को मिल जाए। आशा में आई, जिसके कारण छिपकलियां भी दीवार पर गश्त लगाती रही और चूहे भी भूखे पेट इधर उधर घूमते रहे। लेकिन अकाल के बाद जब कई दिनों में घर भर अनाज आया
और चूल्हे पर रोटियां पकाने के लिए आग जलाई गई तो चूल्हे के धुएं को उठते हुए देखकर घर में उपस्थित सभी भूख से व्याकुल प्राणियों की आंखें चमक उठी। कोई ने भी भोजन की उम्मीद में अपनी चोंच से अपने पंख खुजलाए। नेक्स्ट पंक्ति है खुरदरे पैर कविता का सारांश। ये एक ही पंक्ति है, मैंने सारी कविता ले ली है नागार्जुन की, क्योंकि छोटी छोटी हैं। खुरदरे पैर नागार्जुन की मार्मिक अभिव्यक्ति, जिसके नागार्जुन का अपने गंभीर सामाजिक चेतना और शोषित उत्पीड़ित जनता के प्रति है। वे अपनी लेखनी से समाज की विभिन्न विसंगतियों का विश्लेषण किया और उसका विरोध किया। प्रस्तुत कविता में एक रिक्शे वाले मजदूर के पैरों की बीमारियों का वर्णन नागार्जुन द्वारा किया गया, जिनके हृदय को द्रवित कर दिया। नागार्जुन जी रिक्शा वाले की कठोर जीवन शैली पर आहत है, आहत मतलब दुखी हैं। कवि ने एक व्यंग्यपूर्ण बिंब खींचा जो संवेदनशील चरम सीमा का विषय है। कविता से ज्ञात होता है कि कवि निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनकी मुश्किल समस्याओं के प्रति अपनी संवेदना रखते हैं। रिक्शा वाले के जो है पैंडल है, रबड़ के पैंडल पर पैर चलाते हुए नागार्जुन के अंदर पीड़ा का भाव जागृत होता है और वे उनकी कर्मण्यता को भगवान वामन के पैरों से भी जोड़ते हैं। उनका मर्म इस विद्या कहता है कि वे उस बेचारे रिक्शा मजदूर के हैं जो पैरों में क्या है कभी नहीं भूल पाएंगे। खुरदरे पैर की पंक्तियां। खूब गए दुधिया निगाहों में, फटी बियाइयां वाले खुरदरे पैर, धस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल गंठों वाले कुलिस कठोर पैर, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैंडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनंत फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे, देर तक टकराए उस दिन इस आंखों से वे पैर भूल नहीं पाऊंगा, फटी बिवाइयां खूब गई दूधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। नागार्जुन जी कहते हैं कि उनकी कठोर खुरदरे पैर में नागार्जुन का झुकाव अपनी गहन सामाजिक चेतना और शोषित उत्पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति के कारण मार्क्सवादी चिंतन की ओर गया। उन्होंने अपनी लेखनी से समाज की विषमताओं को उजागर किया और इस कविता में कवि ने किसान मजदूर जनता के पैरों की बीमारियों का वर्णन किया है। किसान मजदूर की उनके संवेदनशील देखो झंझोर दिया। नागार्जुन उनकी कठोर जीवन शैली से द्रवित मतलब दुखी हुए वो उठे। इस कविता में एक ही बिंब से व्यंग्य की अभिव्यक्ति कवि के मन में संवेदनशीलता के उस शिखर पर जाती है। कवि को समाज के निम्न वर्ग से भी अत्यंत लगाव था। यह कविता एक ऐसे रिक्शे वाले की है जो अपनी रोजी रोटी के लिए चला जा रहा है। उसके रिक्शे के पैंडल भी बिना रबड़ वाले हैं, जिस पर उसके फटे बिवाई वाले पैर विष्णु अवतार वामन की तरह तीन पहियों की रिक्शा खींच रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार तीन पग में वामन ने पूरी पृथ्वी माप ली, उसी प्रकार रिक्शा वाले की भी तीन पहियों वाली रिक्शा को खींचने वाले फटे बिवाई युक्त पैर अपनी आजीविका कमाने के लिए लगातार धरती को नापते रहते हैं। यहाँ कवि उन बिवाइयों युक्त पैरों को भूल नहीं पाएंगे। कवि के फूल जैसे कोमल मन में वे बिवाइयां युक्त पैर स्मृति बनकर छप गई है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं शासन की बंदूक। कविता के कुछ पद हैं। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बड़ी बाधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य वह शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूठ पर बैठकर नई कोकिला को, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। नागार्जुन जी ने विद्रोही प्रवृत्ति के थे। जहां भी जन विरोधी चरित्र और अत्याचार देखा, उनका विरोध मुखर हो उठता था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 70 के दशक में हो रही सरकारी तांडव लीला से परिचित कराते हुए उन्होंने 1966 में प्रस्तुत कविता की शासन बंदूक लिखा। उन्होंने इस कविता में तत्कालीन राजनीति का मुखौटा उतारते हुए उसकी बेबाक भाषा में व्यंग्य किया और उन कंकाल नुमा व्यक्तियों की आवाज़ को शासन की बंदूक बनकर आकाश में विकसित होकर खड़ी हो गई। अर्थात उन्होंने राजनेताओं ने अपनी आवाज़ को जनता पर जबरदस्ती थोप दिया। ऐसे तानाशाह हिटलरों के घमंड पर पूरी जनता थू थू कर रही है, जिनके काल में शासन की बंदूक कानी हो गई है। तात्पर्य कि ऐसे तानाशाह राजनेताओं के नेतृत्व में
शासन अव्यवस्थित हो गया। इन नेताओं ने जनता की आवाज़ को सुनना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में विनोबा भावे जैसी महान हस्ती भी उनके सामने मौन हो गई। नागार्जुन जी ऐसी अवस्था पर व्यंग करते हुए कहते कि ऐसा शासन धन्य जहाँ सत्य घायल हो चुका हो, चारों ओर हिंसा का वातावरण बन चुका है। शासन जनता पर जब चाहे और जहाँ चाहे अपनी बंदूक तान रहा है। फिर भी ऐसे भ्रष्ट नेता जनता का कुछ नहीं कर सकते। इन्हें या तो अव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा या शासन को छोड़ना पड़ेगा। प्रस्तुत कविता आज भी प्रासंगिक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन